तो फिर नेक्स्ट इन सब जो आपकी क्लासिफिकेशन में टाइप्स ऑफ ट्रॉमास पड़े हैं, इनकी ट्रीटमेंट आ जाएगी और डायग्नोसिस कैसे करना है और ट्रीटमेंट कैसे क्या क्या होगी। तो सबसे पहले आपके पास एनामल इन्फ्रैक्शन है। तो एनामल इन्फ्रैक्शन आपने पढ़ लिया कि इनकम्प्लीट फ्रैक्चर है जो सिर्फ एनामल तक होता है, उसमें टूथ स्ट्रक्चर लॉस नहीं होता। यानी एनामल के ऊपर एक फ्रैक्चर हुआ है लेकिन टोटली टूथ वैसे का वैसा पड़ा हुआ है। तो उसके क्लिनिकल फीचर्स में बेसिकली कुछ भी नहीं होगा, ना पेन होगी, ना टेंडर टू परकशन होगा, ना कुछ इस तरह के कोई फीचर्स नहीं होंगे। तो उसको अगर आपने अप्रिशिएट करना, देखना है या डायग्नोज करना है, तो उसके लिए दो चीज़ें उसने बताई हैं। पहली ये है कि आप कोई विजुअल एग्जामिनेशन डाइज यूज़ कर सकते हैं, जिसमें मिथाइलिन ब्लू की उसने एग्जांपल दी है। यानी मिथाइलिन ब्लू आप उसके ऊपर लगाएं और फिर मैग्नीफिकेशन से देखें तो पॉसिबल होता है कि उसमें आपको जो इन्फ्रैक्शन या फ्रैक्चर लाइन है वो नज़र आ जाएगी। और सेकंड जो तरीका उसने बताया वो ट्रांसइल्यूमिनेशन का है। ट्रांसइल्यूमिनेशन में ये करेंगे, आपके दांत के एक साइड पे आप लाइट सोर्स रखेंगे। फॉर एग्जांपल आपकी फ़र्ज़ कर लें लोअर इंटीरियर्स में फ्रैक्चर का अगर आपको लग रहा है तो आप फ़र्ज़ कर लें कि उनके जो लिंगुअल साइड है उसके ऊपर आप लाइट सोर्स रखेंगे और फेशियल साइड से ऑब्ज़र्व करेंगे कि लाइट जो दांत से पास होकर आ रही है वो किस तरह की आ रही है। तो वो ये कहता है कि अगर तो फ्रैक्चर लाइन होगी दांत के अंदर तो उस एरिया से आपकी लाइट जो है वो पास नहीं हो सकेगी, वहाँ से बेंड हो जाएगी। यानी वहाँ से वो लाइट डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन में पास नहीं करेगी, बेंड हो जाएगी वहाँ से। तो क्योंकि वहाँ से लाइट पास नहीं की तो वहाँ पे आपको एक डार्क लाइन नज़र आ रही होगी जिस एरिया में फ्रैक्चर होगा। तो ट्रांसइल्यूमिनेशन से भी आप ये पता कर सकते हैं। फिर अगर आप रेडियोग्राफ करेंगे तो उसमें कोई इसके साइंस नज़र नहीं आएंगे फ्रैक्चर के। और ट्रीटमेंट सिंपल ये है कि अगर तो आपको वो कुछ नहीं कह रहा, यानी छोटा सा ना एस्थेटिक इशू है ना कुछ और है, तो आप उसको वैसे ही छोड़ सकते हैं। अगर वो थोड़ा सा बड़ा है तो आप सिर्फ उस पर एचिंग करके सीलिंग कर दें, तो एक तो उसकी डिस्कलरेशन प्रिवेंट हो जाएगी, दूसरा अगर वो केरीज प्रोन है तो वो भी ठीक हो जाएगा। और यूजुअली इसके लिए आपको कोई किसी फॉलोअप की ज़रूरत नहीं होती। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं आपके एनामल फ्रैक्चर्स। तो एनामल फ्रैक्चर में जो फीचर आपको ये मिलेगा उसमें विजिबल टूथ लॉस होगा, लेकिन वो लिमिटेड होगा एनामल स्ट्रक्चर तक। यानी फॉर एग्जांपल आपने कोई बहुत सख्त चीज़ चिबाई है तो आपका जो इंसाइजर्स का एनामल है वो चिप ऑफ हो गया है, या क्लूजली किसी मोलर का आपका कस फ्रैक्चर हो गया है। तो ये उसके अंदर आपको विजिबल जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे जो फीचर्स मिलेंगे वो ये होंगे। दूसरा इसमें भी क्योंकि आपका पल्प इन्वॉल्व नहीं होगा तो ना तो टेंडर टू परकशन होगा, क्योंकि ना आपका पेरिएपिकल एरिया इन्वॉल्व हो रहा है, और उसकी जो वाइटैलिटी है वो मेंटेन रहेगी, और कोई उसमें मतलब मोबिलिटी का इशू नहीं आएगा, यानी टूथ मोबाइल भी नहीं होगा। यूजुअली अगर ये सारे फीचर्स नहीं होते तो आप कह सकते हैं कि सिर्फ वो इनेमल तक था और ये सिर्फ इनेमल फ्रैक्चर है सिंपल। तो अगर तो आपको मोबिलिटी भी मिलती है और इस तरह आपका जो पल्प के नॉर्मल टेस्ट हैं वो भी नेगेटिव आने लग जाते हैं, तो फिर आपने सस्पेक्ट करना है कि या तो पल्प इन्वॉल्व हो गया है या पेरिएपिकली भी उसको कोई लग्जेशन इंजरीज़ वगैरह हुई हैं। फिर आप जब आपका टूथ स्ट्रक्चर लॉस हो गया तो आपने रेडियोग्राफ्स लाजमी करने हैं, और उसी तरह जो उसने पहले बताए हैं कि 3 डिफरेंट एंगल से लेने हैं, ताकि कोई फ्रैक्चर लाइन अगर है जो एक्सटेंड कर रही है डेंटीन में या पल्प के अंदर तो वो आपको नज़र आ जाए। और फिर उसकी ट्रीटमेंट सिंपल सी है कि वो कहता है जब आपका फ्रैक्चर हो जाता है तो यूजुअली जो पार्ट पीछे रहता है वो थोड़ा सा रफ सा होता है, या उसकी कोई शार्प एज निकली हुई होती है जो कि आपके ट्रॉमेटिक अल्सर्स का एक कॉज भी होती है। तो सबसे पहले तो आपने जो पार्ट उसका शार्प है या रफ़ है उसको आपने स्मूथ कर देना है, ताकि उसकी वजह से सॉफ्ट टिश्यूज़ को इंजरी ना हो। और जब आप उसको स्मूथ कर देंगे तो उसके बाद आपने उसके ऊपर कोई एस्थेटिक, अगर तो वो एस्थेटिक एरिया का है, फॉर एग्जांपल इंसाइजर्स वगैरह हैं, तो आप उसमें जिस तरह आप कंपोजिट्स करते हैं कि आपने एच करके बॉन्ड करके और तो उसके ऊपर कंपोजिट की लेयर लगा के तो उसको यानी कह रहे हैं कि उसकी नॉर्मल टूथ की शेप दे देनी है। अदरवाइज़ अगर जो चिप्ड ऑफ टूथ का पार्ट है वो आपके पास पेशेंट ले आया है कि ये वाला पार्ट मेरा टूटा है, तो उसको भी डायरेक्टली इसी प्रोसीजर के थ्रू आप बॉन्ड कर सकते हैं दांत के साथ। और फिर इसके लिए यहाँ से आपका आगे जितने भी ट्रीटमेंट्स होंगी उसके बाद आपका पीरियोडिक फॉलोअप लाजमी हो जाएगा कि आपने उसका वाइटैलिटी स्टेटस चेक करना होगा और रेडियोग्राफिक और क्लिनिकल एग्जामिनेशन करना होगा,
एवरी 6 to 8 वीक्स एंड वन, मतलब पहले 6 से 8 हफ्ते के बाद और फिर 1 साल के बाद आपने उसको एवेल्यूएट करना है। और फिर नेक्स्ट है आपका इनेमल डेंटीन फ्रैक्चर विदाउट पल्प एक्सपोजर, यानी आपका जो फ्रैक्चर है वो इनेमल और डेंटीन तक लिमिटेड है, और ऑब्वियसली उसके साथ आपका टूथ स्ट्रक्चर लॉस है, यानी कुछ पार्ट दांत का टूट के गिर गया है, और जो पल्प है वो आपका इन्वॉल्व्ड नहीं है, यानी जो फ्रैक्चर है वो डेंटीन तक लिमिटेड है। तो अब जब आपका फ्रैक्चर जो है वो डेंटीन तक चला गया है, तो उसमें ये होगा कि जो उसके नीचे आपकी डेंटिनल ट्यूब्यूल्स पड़ी हैं वो एक्सपोज हो जाएंगी। जब एक्सपोज होंगी तो उनके अंदर सेंसिटिविटी स्टार्ट हो जाएगी, पेन स्टार्ट हो जाएगी। तो जो आपने इस तरह के फ्रैक्चर्स का ट्रीटमेंट करना है, तो उसका पहला ऑब्जेक्टिव ये होगा कि जो उसको डिस्कम्फर्ट हो रही है उसकी वजह से उसको एलिमिनेट करें। फिर उसके नीचे जो पल्प पड़ा हुआ है उसको आपने मेंटेन, उसकी वाइटैलिटी मेंटेन रखनी है, यानी आपने बेसिकली इस तरह का प्रोसीजर करना है उसके ऊपर कि जो पल्प के अंदर इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस आया हुआ है वो ख़त्म हो जाए, और फाइनली जो आपका फ्रैक्चर्ड क्राउन है, जो पार्ट है, उसको रिस्टोर करना है फिलिंग से, या अगर क्राउन वगैरह करना चाहें तो उससे। जब आप इनेमल डेंटीन फ्रैक्चर के क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे तो अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि उसका एक पार्ट ऑफ द टूथ फ्रैक्चर होकर टूट गया हुआ है, उसके अलावा आपको कोई क्लिनिकल साइंस और सिम्टम्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो आपके पेरिएपिकल टिश्यूज़ हैं वो नॉर्मल है, तो वो टेंडर टू परकशन नहीं होगा, उसकी मोबिलिटी नॉर्मल होगी, और जो पल्प वाइटैलिटी और सेंसिबिलिटी टेस्ट आप करेंगे वो नॉर्मल आएंगे, यानी सेंसिटिव आएंगे, सेंसिबल होगा टूथ। अगर इन सब चीज़ों का ये रिस्पांस नहीं आता तो इसका मतलब है कि आपके यहाँ तो लैक्सेशन इंजरी हो गई है, रूट फ्रैक्चर हो गया है, या पल्प इन्वॉल्व हो गया है, तो फिर आप फर्दर इन्वेस्टिगेशंस करेंगे, उसमें आप रेडियोग्राफ्स करेंगे। तो वो उसी तरह 3 आपके एंगल्स पे होना चाहिए, ताकि आपको जो डिफरेंट एरियाज़ की फ्रैक्चर लाइंस है वो अगर एक एक्सरे की एंगल पे नज़र नहीं आती तो दूसरे पे नज़र आ जाए। और फाइनली उसकी ट्रीटमेंट है, तो ट्रीटमेंट में आपने ये देखना होता है कि कितनी डेंटीन जो है वो पल्प के ऊपर बाकी रह गई है, जिसको आप कहते हैं कि रिमेनिंग डेंटिनल थिकनेस है वो, RDT। तो अगर तो ये एटलीस्ट 2 मिलीमीटर है, जो आप एक्सरेज पे अप्रिशिएट कर लेंगे, तो फिर तो आपके पल्प को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अगर आप उसके ऊपर कोई रेस्टोरेशन कर देते हैं तो। लेकिन अगर वो 2 मिलीमीटर से कम है तो फिर इट इज़ बेस्ट कि आप एक बेस दे दें जिसके ऊपर रेस्टोरेशन करें। जो बेस वो होगी वो आपके 2-3 काम करेगी। एक तो थर्मल इंसुलेशन का काम करेगी, जो आपके यानी कोई गर्म चीज़ आप या ठंडी चीज़ खाएंगे बाद में तो डायरेक्ट उसका जो रिस्पांस है वो पल्प पे नहीं जाएगा, सेंसिटिविटी नहीं होगी बेसिकली। दूसरा ये कि वो कुछ मैकेनिकल लोड भी अपने ऊपर लेगी, और जो आपकी कोई नॉक्शियस स्टिमुलाई अगर आपके रेस्टोरेशंस के थ्रू नीचे जाते हैं, कि मतलब रेस्टोरेशन के साइड से आप कह लें, तो वो बेस उसको जो है पल्प तक पहुंचने में प्रिवेंट करेगी। तो यूजुअली आप ग्लास आइनोमर सीमेंट की बेस देते हैं जिसके ऊपर आप कंपोजिट से उसका बिल्डअप कर देते हैं। तो इस टेक्निक को आप सैंडविच टेक्निक कहते हैं, जिसमें आप GIC के ऊपर कंपोजिट कर रहे होते हैं। और फाइनली आपने ये देख लेना है कि जो आपने रेस्टोरेशन उसकी की है वो अगर तो एस्थेटिक एरियाज़ में है तो वो एस्थेटिकली उससे सेटिस्फाई है या नहीं। अगर वो कहता है कि सेटिस्फाई नहीं है वो एस्थेटिकली, तो आफ्टर सम टाइम जब आपको कंफर्म हो जाए कि तो उसकी वाइटैलिटी नॉर्मल ही रही है और उसको जो ट्रॉमा उसको हुआ था उससे फ़र्क नहीं पड़ा, तो उसके बाद आप उसके ऊपर क्राउन्स या विनियर्स कर सकते हैं। और फॉलोअप इसका सेम है कि पहले आपने 6 to 8 वीक्स में करना है और फिर 1 ईयर के बाद करना है। तो अगर वो कहता है कि अगर तो इन टाइम्स के ऊपर जो आप उस पर रिस्पॉन्स लेते हैं, फ़र्ज़ कर लें कि इलेक्ट्रिक पल्प टेस्टिंग का रिस्पॉन्स लेते हैं, तो वो एक ही रीडिंग पे कंसिस्टेंट रिजल्ट देता है, तो इसका मतलब है कि वाइटैलिटी ओके है। लेकिन अगर वो कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग वैल्यूज़ पे सेम रिस्पॉन्स दे रहा है, तो इसका मतलब है कि पल्प जो है वो नेक्रोसिस की तरफ जा रहा है, यानी इरिवर्सिबल इन्फ्लेमेशन की तरफ जा रहा है। तो उसमें फिर आप RCT की तरफ जाएंगे। अब फिर आ जाते हैं इनेमल डेंटिन एक्सपोजर या इनेमल डेंटिन फ्रैक्चर, जिसमें आपका पल्प भी इन्वॉल्व है, यानी इसको आप कहेंगे कि ये कॉम्प्लिकेटेड क्राउन फ्रैक्चर है, जबकि पिछला जो था वो अनकॉम्प्लिकेटेड क्राउन फ्रैक्चर था। तो इसमें आपका इनेमल भी इन्वॉल्व है, डेंटिन भी इन्वॉल्व है, और आपका पल्प भी इन्वॉल्व है। तो जो क्लिनिकल फीचर्स आपको उसके अंदर मिलेंगे वो
इस तरह से होंगे कि एक तो आपका जो सपोर्टिंग एरियाज़ हैं यानी रूट के साथ जो सारा पीडीएल लगा हुआ है वो क्योंकि इफ़ेक्ट नहीं हुआ इसके अंदर, तो ना टूथ मोबाइल होगा और ना ही उसको कोई परकशन के ऊपर प्रॉब्लम होनी चाहिए, यानी टेंडर टू परकशन नहीं होगा। तो अगर तो ये सारी चीज़ें होती हैं तो फिर आपने रूट इंजरीज़ या लग्जेशन इंजरीज़ के लिए भी उसको चेक करना है। लेकिन अगर सिर्फ इनेमल डेंटिन और पल्प का फ्रैक्चर है तो उसके अंदर आपको ये वाली चीज़ें नहीं मिलेंगी। और बाकी ये है कि जो एक्सपोज्ड पल्प हुआ होगा वो ऑब्वियसली सेंसिटिव होगा, तो उसमें पेन भी होगी, आपको सेंसिटिविटी भी होगी। तो रेडियोग्राफिकली अगर आप देखेंगे तो आपको फ्रैक्चर लाइन नज़र आ रही होगी, लॉस ऑफ जो जितना पार्ट आपका फ्रैक्चर होकर टूट गया वो भी उस पर विजिबल होगा। और फिर जब आप ट्रीटमेंट पे जाएंगे इसके लिए तो उसमें डिपेंड करता है कि एक तो उसके फ्रैक्चर का जो मतलब एक्सपोज्ड पल्प है, बेसिकली आपने उसकी कोशिश करके वाइटैलिटी मेंटेन रखनी है। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे कि कितना पार्ट जो है पल्प का वो एक्सपोज हुआ है, और उसके बाद आप ये देखेंगे कि एक्सपोज हुए यानी ट्रॉमा को हुए कितनी देर हो गई है और पेशेंट आपके पास कितनी देर के बाद आया है ट्रीटमेंट के लिए। तो अगर तो पेशेंट का एक्सपोजर जो है वो टूथ का पल्प का एक्सपोजर बड़ा नहीं है, छोटा है, और वो यानी इमीडिएटली आपके पास आ गया, आधे घंटे पहले उसको चोट लगी थी और वो फटाफट डेंटिस्ट के पास पहुंच गया, तो उसके अंदर जो आपके पास ट्रीटमेंट ऑप्शन आएगी वो आपके पास डायरेक्ट पल्प कैपिंग की होगी कि आप उसी के ऊपर एक बेस लगाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली आपकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बेस होगी वो, और उसके ऊपर आप रिस्टोर कर देंगे और उसको पीरियडिकली चेक करते रहेंगे कि वाइटैलिटी मेंटेन रहती है। अगर नहीं रहती उसकी वाइटैलिटी मेंटेन, फिर ऑब्वियसली आप रूट कैनाल की तरफ चले जाएंगे। लेकिन अगर पेशेंट आया और उसका एक्सपोजर पल्प का बड़ा है या लेट आया है, फिर डायरेक्ट पल्प कैपिंग एक ऑप्शन नहीं रह जाती आपके पास। फिर आप ये देखते हैं कि अगर तो सिर्फ इन्फ्लेमेशन पल्प कोरोनल पल्प तक है, या फिर आपके पेशेंट की जो टूथ है उसका जो एपेक्स है वो कम्प्लीटली फॉर्म नहीं हुआ, तो फिर आप पल्पोटमी कर देते हैं, यानी कोरोनल पल्प को आप रिमूव कर देते हैं और रेडिकुलर पल्प को अंदर रहने देते हैं। अब उसके दो फ़ायदे हैं, एक तो ये कि आपके टूथ की वाइटैलिटी मेंटेन रहेगी एटलीस्ट कोरोनल जो रेडिकुलर पार्ट है उसकी, और उसकी वजह से आपके जो रूट फॉर्मेशन कंप्लीट होनी है वो नेचुरली हो जाएगी, यानी इसी प्रोसीजर के अंदर आप एपेक्सोजेनेसिस भी परफॉर्म कर रहे हैं। और थर्ड आपके पास तरीका ये है कि आपका जो पल्प है वो नॉन वाइटल हो गया हुआ है जब पेशेंट आपके पास आया है, एक्सपोजर ज़्यादा था यहाँ, वो लेट आया आपके पास, जिसकी वजह से जो पल्प है वो नॉन वाइटल हो गया। तो अगर तो उसकी जो एपेक्स है वो कम्प्लीटली फॉर्म नहीं है, यानी इमेच्योर टूथ है, तो आप उसके अंदर एपेक्सिफिकेशन करेंगे, यानी उसके बेसिकली आप समझें कि रूट कैनाल को इंस्ट्रूमेंट करने के बाद आप वहाँ पे एक मटेरियल जो एमटी है या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से एक होगा वो लगा देंगे, जो उसके एपेक्स में मिनरलाइजेशन करवा के उसका एक आर्टिफिशियल एपेक्स फॉर्म करेगा, जिसके अगेंस्ट आप नॉर्मल ऑब्जर्वेशन कर सकेंगे। तो इसको आप कहेंगे कि आपने एपेक्सिफिकेशन की है। और दूसरा तरीका ये है कि नॉन वाइटल टूथ के अंदर आप उसकी वाइटैलिटी को दोबारा से बनाने के लिए रीजनरेटिव एंडोडोंटिक्स कर सकते हैं। उसमें ये होता है कि आप इंटेंशनली जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल फाइल है, उसको आप इंटेंशनली पेरीएपिकल एरियाज़ में इंसर्ट करते हैं और वहाँ से ब्लीडिंग इंड्यूस करवाते हैं, और जब ब्लीडिंग आपकी होके सारा रूट कैनाल और जो ऊपर पल्पल चेम्बर होता है सारा उसको फिल कर लेगी, तो ऊपर आपने उसको टेम्परेरीली रिस्टोर कर देना है। और पॉसिबल चांस होता है कि क्योंकि वो जो ब्लीडिंग हुई है सारी उसके साथ को मेसेंकाइमल सेल्स और स्टेम सेल्स आ जाएंगे, तो पॉसिबिलिटी होती है कि दोबारा वहाँ पे टूथ की जो है ना ब्लड सप्लाई वो रिस्टोर हो जाएगी। तो इसको आप रीजनरेटिव एंडोडोंटिक्स कहते हैं। और फाइनली अगर वो नॉन वाइटल है तो आपके पास सिंपल एक ऑप्शन ये भी है कि आप उसकी रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं। और फॉलोअप इसका सेम है कि आपने पहले 6 to 8 वीक्स पे देखना है और फिर 1 ईयर पे देखना है कि वाइटैलिटी मेंटेन रहती है या नहीं, नेक्रोसिस की तरफ तो नहीं चला जाता। और नेक्स्ट फिर आप क्या जाते हैं क्राउन रूट फ्रैक्चर्स। तो उसमें पहले आपका अनकॉम्प्लिकेटेड क्राउन रूट फ्रैक्चर है, यानी जिसमें पल्पल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो उसमें ऐसे होगा कि आपका एनेमल डेंटिन और सीमेंटम जो है वो इन्वॉल्व होगा, यानी फ्रैक्चर लाइन आपकी क्राउन से स्टार्ट होकर रूट तक जा रही होगी। तो यूजुअली इसमें यह देखा गया है कि क्योंकि आपकी रूट इन्वॉल्व हो गई है तो उसमें जो सारे सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स के फीचर्स हैं वो उसमें आ जाएंगे।
उसमें ये टेंडर टू परकशन भी हो जाएगा टूथ, और उसके अंदर आपकी हल्की सी मोबिलिटी भी आ जाएगी। जबकि जो क्राउन का पार्ट, जो फ्रैक्चर लाइन के मतलब जो पार्ट फ्रैक्चर हुआ होगा, उसकी मोबिलिटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द पार्ट जो रूट का फ्रैक्चर हुआ है। क्योंकि रूट के तो ऑब्वियसली इंसर्कलिंग आपकी बोन प्रेजेंट होती है, जबकि क्राउन के ऊपर सपोर्टिंग स्ट्रक्चर साथ कोई नहीं है, तो क्राउन का जो पार्ट है फ्रैक्चर्ड वो ज़्यादा मोबाइल होगा। इसमें आपने रेडियोग्राफ्स वही इसी तरह करने हैं डिफरेंट एंगुलेशंस पे, ताकि आपको टोटल एक्सटेंट जो है वो पता चल जाए कि जो फ्रैक्चर लाइन है वो एपिकली कितना पोर्शन कवर कर रही है रूट का। और उसकी ट्रीटमेंट इस तरह है कि सबसे पहले तो आपने फ्रैक्चर लाइन को लोकलाइज़ कर लेना है, जो वही बात है कि एक्सरेज या CBCT करके आपको पता चल जाए कि कितने पार्ट तक उसने रूट को इन्वॉल्व किया हुआ है। फिर उसको आपने बेसिकली स्प्लिंट कर देना है, जो पार्ट उसका फ्रैक्चर्ड मोबाइल हो गया हुआ है उसको बॉन्ड करके आप समझ लें दांत के साथ या बाकी एडजेसेंट टीथ के साथ उसको स्प्लिंट कर देना है। और डेफिनेटिवली आप ये करेंगे कि या तो जो फ्रैक्चर्ड पार्ट है उसको रिमूव कर देंगे, और या फिर आप उसको रीअटैच कर देंगे, यानी उसी जो फ्रैक्चर्ड पार्ट है उसको कंपोजिट या बॉन्डिंग एजेंट्स के साथ अपनी जगह पे पोजीशन कर देंगे और बॉन्ड कर देंगे। अब जो पार्ट आपका सब जिंजिवली प्रेजेंट होगा, यानी रूट का पार्ट होगा, उसको आप अगर सुप्रा जिंजिवल ले आएँ किसी तरह से, तो वो आपके लिए ज़्यादा फेवरेबल होता है ट्रीट करने के लिए। तो उसके दो तरीके हैं, या तो आप जिंजिवेक्टमी कर दें, यानी आपका जो जिंजिवा है आप उसको कट कर दें ऊपर से, जितना एक्स्ट्रा पार्ट आप कट कर सकते हैं, और अगर उतने में आपका फ्रैक्चर सुप्रा जिंजिवल बन जाता है तो आप उस तरह ट्रीट कर लें। अदरवाइज़ दूसरा ऑप्शन आपके पास ऑस्टेक्टमी का आता है, उसमें यह है कि आप जो एल्वियोलर बोन है उसको ग्राइंड करके नीचे ले जाएं, ताकि आपका जो, और उसके साथ ऑब्वियसली आपको जिंजिवा भी जो मतलब जिंजिवेक्टमी करनी पड़ेगी, तो ऑब्वियसली उसके साथ आपका टोटल ये होगा कि जो फ्रैक्चर लाइन है वो सारी आपकी आप समझें क्लिनिकली विजिबल हो जाएगी, तो उसको ट्रीट करना आसान हो जाएगा। और फिर कॉम्प्लिकेटेड क्राउन रूट फ्रैक्चर्स हैं, तो इसमें बेसिकली आपका पल्प भी इन्वॉल्व हो गया हुआ है। तो जो क्लिनिकल फीचर्स हैं वो सारे सेम होंगे, मोबिलिटी भी होगी और उसके साथ आपकी टेंडर टू परकशन भी होगा, और इसमें ऑब्वियसली पल्प एक्सपोज है तो उस पर सेंसिटिविटी और पेन भी होगी। तो इसकी जब आप ट्रीटमेंट की बात करेंगे, तो क्योंकि आपका पल्प एक्सपोज हो गया हुआ है, तो उसमें आपको वो सारे जो वाइटैलिटी के प्रोसीजर्स हैं वो आपके ऑप्शंस बन जाते हैं। तो अगर तो आपका इमेच्योर रूट्स हैं टूथ की, तो उसमें ऑब्वियसली आप पैक्सोजेनेसिस की तरफ जाएंगे, आप पल्पोटमी कर देंगे, और रेडिकुलर पल्प की जो आपकी वाइटैलिटी है वो मेंटेन रखेंगे, ताकि वो आपकी जो नॉर्मल रूट फॉर्मेशन है वो कंप्लीट करवा दे। लेकिन अगर आपका जब मैच्योर टूथ है उसके साथ आपका पल्प एक्सपोजर हुआ है, तो यूजुअली अगर रूट भी इन्वॉल्व है उस फ्रैक्चर के अंदर, तो आप उसमें डायरेक्ट एंडोडोंटिक थेरेपी ही करते हैं। इसके अंदर आप डायरेक्ट पल्प कैपिंग वाले प्रोसीजर्स नहीं करेंगे। और दूसरा, इसमें भी वही कुछ प्रोसीजर्स यूज़ किए जा सकते हैं, जिसमें आप जो एपिकली यानी आपके रूट के फ्रैक्चर का पार्ट है उसको आप सुप्राजिंजिवल ले आएँ, ताकि वो ट्रीट करना आसान हो जाए। तो उसमें पहला ऑप्शन आपके पास ये है कि आप उस दांत की ऑर्थोडोंटिकली एक्सट्रूजन करवा लें। तो जो पार्ट आपका सब जिंजिवल यानी रूट का फ्रैक्चर्ड पार्ट होगा, वो आपका ऊपर सुप्राजिंजिवल आ जाएगा, क्लिनिकली विजिबल हो जाएगा, और उसको फिर आप ट्रीट करेंगे। तो इसमें आपने जो एहतियात वाली चीज़ ये देखनी है कि उसके एंड पे आपकी क्राउन रूट रेशो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए, यानी एटलीस्ट 1:1 आपकी जो है, जितना आपका क्राउन की हाइट है उतनी एटलीस्ट आपकी रूट की लेंथ इन द बोन होनी चाहिए। तो अगर तो आपकी मतलब एक्सट्रूजन के बाद आपकी रूट की लेंथ थोड़ी रह जाती है और क्राउन का पोर्शन ज़्यादा हो जाता है, तो इट इज़ पॉसिबल कि बाद में आपका जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग ना रहे कि उसके ऊपर जो क्लूजल फोर्सेस लगेंगी वो मेंटेन रखे, और बाद में मोबाइल होने के उसके चांस हो जाएंगे। तो अगर तो ग्राउंड रूट रेशो मेंटेन रहती है एक्सट्रूजन के बाद, तो ही ये प्रोसीजर करना बनता है। और दूसरा आपका तरीका है कि आप सर्जिकली उसको एक्सट्रूड करवा लें। तो इसी प्रोसीजर को आप सर्जिकली परफॉर्म कर लें, यानी सर्जिकली आपने जितना दांत को एक्सट्रूड करवाना है, एक्सट्रूड करवा के तो फिर उसको स्प्लिंट कर दें, तो वो उस नई पोजीशन पर मेंटेन कर लेगा अपने आप को। लेकिन इस केस में भी आपने ये देख लेना है कि एक तो PDL जो है वो ज़्यादा उसको डैमेज नहीं होना चाहिए, और दूसरा वही कि क्राउन रूट रेशो आपकी मेंटेन रहनी चाहिए।
और फिर आपके रूट फ्रैक्चर्स हैं। रूट फ्रैक्चर्स इस तरह है कि आपके क्राउन पोर्शन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं हुआ, और रूट के अंदर आपका फ्रैक्चर हुआ है। तो उनको जिस तरह क्लासिफाई किया जाता है, वो लोकेशन पे क्लासिफाई किया जाता है कि आपका जो रूट का पार्ट फ्रैक्चर हुआ है वो रूट के पोर्शन में क्रोनल थर्ड में आता है, मिडल थर्ड में आता है, या एपिकल थर्ड में आता है। तो इसमें से सिंपल और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ याद करने वाली ये है, वो ये है कि जो क्रोनल थर्ड के फ्रैक्चर्स होते हैं उनका जो प्रोग्नोसिस होता है वो लीस्ट फेवरेबल होता है, जबकि जो एपिकल थर्ड के फ्रैक्चर्स होते हैं वो यूजुअली ट्रीट हो जाते हैं और दांत बचाया जा सकता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जब आप इमेजिन करें कि क्रोनल थर्ड ऑफ द रूट जो है वो आपकी फ्रैक्चर हो गई है, और उसके ऊपर जो ऑब्वियसली क्राउन का पार्ट है वो मोबाइल हो जाएगा थोड़ा सा। तो एक तो क्राउन के नीचे जो रूट का पार्ट जो इमीडिएटली उसको सपोर्ट कर रहा है वो बहुत थोड़ा रह जाएगा, जबकि उसके नीचे वाली जो रूट है वो आपकी सॉलिड पड़ी होगी, यानी नॉर्मल पड़ी होगी। तो एक तो इसमें ये तरीका है, मतलब आप समझें कि जो क्रोनल पोर्शन है उसकी सपोर्टिंग बोन थोड़ी रह जाएगी। तो इसको अगर बचाना है तो एक तरीका तो ये होगा कि आप क्राउन वाला जो मोबाइल पोर्शन है वो रिमूव कर दें फ्रैक्चर लाइन तक, और नीचे जो रूट पड़ी है उसको आप सेव कर लें, तो उसके ऊपर फिर कोई प्रोस्थेटिक्स की कोई चीज़ लगा लें तो उसको बचा लें। अदरवाइज़ इस केस के अंदर आपकी जो मोबिलिटी होती है वो ठीक नहीं होती। और इसी के साथ अगर आप एपिकल थर्ड के फ्रैक्चर को कंपेयर कर लें, तो सिंपल सी चीज़ है कि अगर एपिकल थर्ड में आपका फ्रैक्चर हुआ है तो उसके ऊपर 2/3 ऑफ द रूट प्रेजेंट है, यानी मिडल थर्ड और क्रोनल थर्ड आपकी रूट प्रेजेंट है जो आपके क्राउन को सपोर्ट कर रही है। तो इस केस के अंदर अगर आप उसको स्प्लिंट करते हैं तो काफ़ी चांस होते हैं कि वो रिकवर कर जाएगा और रिपेयर हो जाएगा, और वो इमोबिलिटी भी उसकी स्प्लिंटिंग से आ जाएगी। जबकि क्रोनल थर्ड में आपका क्योंकि क्राउन को सपोर्ट करने वाला पार्ट ही फ्रैक्चर हो गया हुआ है, इसलिए उसकी जो प्रोग्नोसिस है वो पुअर होता है। तो यूजुअली जो आपके क्रोनल थर्ड के फ्रैक्चर्स होते हैं उनमें आपको या तो क्रोनल पार्ट रिमूव करके रूट को सेव करना पड़ता है, या फिर इवेंचुअली आपको एक्सट्रैक्शन की तरफ ही जाना पड़ता है। लेकिन अगर आप उसमें स्टेबलाइजेशन करके देखना चाहते हैं कि वो इमोबाइल होता है और रिकवर करता है कि नहीं, तो फिर उसको प्रोलॉन्ग्ड जो है वो स्प्लिंटिंग की ज़रूरत होती है, जो कि एटलीस्ट 4 मंथ्स की होनी चाहिए। और फिर नेक्स्ट हम पहले एपिकल को समझ लेते हैं और फिर मिडल की तरफ जाएंगे। तो एपिकल थर्ड का जो रूट फ्रैक्चर होता है उसका जो प्रोग्नोसिस है वो फेवरेबल होता है। आप उस दांत को स्प्लिंट कर दें रिजिडली, और उसके जो काउंटर पार्ट है उसको ग्राइंड कर दें ताकि ये एक्लूजन में ना आए। तो एक तो इस पर एक्लूजल फोर्सेस नहीं पड़ेंगी, दूसरा जब ये स्प्लिंट हो जाएगा तो विद टाइम ये जो फ्रैक्चर है वो हील हो जाएगा। तो एक तो वो कहता है कि जो एपिकल थर्ड का फ्रैक्चर होता है उसके अंदर आपकी जो वाइटैलिटी होती है वो यूजुअली डिस्टर्ब नहीं होती, यानी ब्लड सप्लाई मेंटेन रहती है। लेकिन अगर आपके जो क्रोनल पार्ट है उसकी आप देख रहे हैं कि नेक्रोसिस की तरफ जा रहा है, तो सिर्फ क्रोनल पार्ट की आप जो है वो इंस्ट्रूमेंटेशन करके उसकी मतलब आप समझें पल्पोटमी कर सकते हैं, जबकि एपिकल पार्ट की आप वाइटैलिटी मेंटेन रहने दें, जो कि यूजुअली देखा गया है कि एपिकल थर्ड के फ्रैक्चर्स में मेंटेन रहती है। अब जो मिडल थर्ड के फ्रैक्चर्स हैं उनकी ट्रीटमेंट बेसिकली इन दोनों पार्ट्स के दरमियान में आएगी, जो कि क्रोनल थर्ड में आपको एक्सट्रैक्शन की तरफ जाना पड़ा था, और एपिकल थर्ड में आपको सिर्फ स्प्लिंटिंग से ही अच्छे रिजल्ट मिल गए थे। तो मिडल थर्ड में जो फ्रैक्चर्स है उसमें जो मुख्तलिफ चीज़ें उसके प्रोग्नोसिस को पे मतलब उसका इफेक्ट करेंगी, तो उसमें सबसे पहले ये है कि फ्रैक्चर के बाद टूथ की पोजीशन क्या है, चेंज तो नहीं हुई, उसी पोजीशन में है। यानी जो क्रोनल सेगमेंट है उसकी मोबिलिटी कितनी है। अगर थोड़ा मोबाइल है तो वो ऑब्वियसली ज़्यादा फेवरेबल है, अगर ज़्यादा मोबाइल हो गया है तो वो अनफेवरेबल होगा। फिर पल्प का स्टेटस क्या है, अगर तो वो वाइटल है तो फिर उसमें आप डिफरेंट प्रोसीजर्स नहीं करेंगे, जबकि अगर आपका नॉन वाइटल की तरफ चला जाता है तो फिर आपको RCT वगैरह करनी पड़ सकती है, और इसी तरह फ्रैक्चर लाइन की पोजीशन आ जाती है। तो आपके पास दो तरीके हैं बेसिकली। वो कहता है कि आप क्रोनल सेगमेंट की इंस्ट्रूमेंटेशन करके उसकी रूट कैनाल कर लें, और एपिकल सेगमेंट को आप सर्जिकली रिमूव कर लें। यानी अगर तो आप समझते हैं कि जिस पार्ट पे आपका फ्रैक्चर है उससे ऊपर इतनी रूट प्रेजेंट है कि वो आपके क्राउन को सपोर्ट कर ले, तो आप सर्जिकली एपिकल पोर्शन जो है उसका रिमूव कर देंगे, और उसके ऊपर जो एरिया है उसको आप पल्पेक्टमी करके उसकी एपेक्सिफिकेशन और RCT कंप्लीट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका यह है कि क्रोनल सेगमेंट की आप रूट कैनाल कर लें और जो एपिकल पोर्शन है उसको वैसे ही पड़ा रहने दें।
तो इसमें ये रैशनल है कि अगर आपके फ्रैक्चर लाइन के ऊपर इतनी रूट प्रेजेंट नहीं है कि अगर आप एपिकल पोर्शन रिमूव कर दें तो वो जो क्राउन है उसको सपोर्ट करे, तो फिर आप ये वाला प्रोसीजर अटैम्प्ट करेंगे। और ऑब्वियसली आप वाइटैलिटी चेक करते रहेंगे, क्योंकि आपने सिर्फ कोरोनल सेगमेंट की इंस्ट्रूमेंटेशन की है, तो आप एपिकल पार्ट की जो है वो वाइटैलिटी वगैरह चेक करते रहेंगे। और उसके अगर तो ऑब्वियसली वो नेक्रोसिस की तरफ जाता है या उसकी मोबिलिटी ठीक नहीं होती, तो फिर ऑब्वियसली आप या तो कंप्लीट आरसीटी कर लें या फिर उसकी एक्सट्रैक्शन की तरफ भी लेके जा सकते हैं, अगर मोबिलिटी ठीक नहीं हो रही। अदरवाइज़ वो ठीक हो जाता है तो वेल एंड गुड है। तो ये बेसिकली एपिकल थर्ड और कोरोनल थर्ड के दरमियान में इसकी ट्रीटमेंट आती है, जो कि दोनों तरफ शिफ्ट हो सकती है, एक्सट्रैक्शन की तरफ भी जा सकती है और गुड प्रोग्नोसिस भी हो सकता है। और फाइनली वो ये बताता है कि जो आपके रूट के फ्रैक्चर के बाद जो दो सेगमेंट्स बन गए हैं, एक कोरोनल और एक एपिकल, उनकी जो रिपेयर होगा बेसिकली वो किस चीज़ की फॉर्मेशन से होगा। तो उसमें वो 4 चीज़ें बता देता है। या तो कैल्सिफाइड टिश्यू बनेगा, जो डेंटीन भी हो सकती है, सीमेंटम भी हो सकता है, या कनेक्टिव टिश्यू होगा या कनेक्टिव टिश्यू एंड बोन होगा, या फाइनली ग्रैन्युलोमेटस टिश्यू बन जाएगा वहाँ पे। तो डिपेंड करता है कि एक तो दोनों पार्ट्स के दौरान में डिस्टेंस कितना था और टूथ वाइटल था या नहीं। तो अगर तो वो कहता है कि आपका टूथ वाइटल था, तो उसके अंदर ऑब्वियसली वो जो नॉर्मल रिपेयर प्रोसेस है वो हो सकेगा, वहाँ पे ब्लड क्लॉट बनेगा, वहाँ पे आपकी ब्लड सप्लाई की वजह से जो आपके न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस आएंगे, डिब्री इकट्ठा वो जो है सारी डिब्री रिमूव करेंगे, और वहाँ पे फिर नॉर्मल अगर आपके सेल्स पहुँच जाते हैं तो सेंटर में आपकी जो 2 पार्ट्स हैं वहाँ पे डेंटीन फॉर्मेशन होगी ओडोंटोब्लास्ट के थ्रू, और जो एंड्स या एजेस ऑफ द रूट्स हैं वहाँ पे सीमेंटोब्लास्ट आपकी सीमेंटम सिक्रीट करेंगे। तो ये तो है सारा प्रोसीजर। अगर आपका जो डिस्टेंस है दोनों फ्रैगमेंट्स का वो उनके दरमियान थोड़ा डिस्टेंस है और पल्प वाइटल है, जबकि वो इस केस में ये भी कहता है कि सीमेंटम अक्सर सेंटर ऑफ द रूट तक भी डिपॉजिट हो जाती है, और अगर सीमेंटम डिपॉजिट हो जाए तो फिर जो दोनों पार्ट्स हैं फ्रैक्चर के, उन दोनों के सीमेंटम के दरमियान में कनेक्टिव टिश्यू भी आ जाता है, जो दोनों पार्ट्स को कवर करता है। यानी जो थोड़ा सा डिस्टेंस जो होगा वो सीमेंटम कवर करेगी और उनके दरमियान में कनेक्टिव टिश्यू होगा। और फिर वो बताता है अगर उनका डिस्टेंस ज़्यादा है और सिंपल डेंटीन और सीमेंटम से वो नहीं कवर होंगे, तो फिर जो ऑप्शन दांत लेता है अपनी रिकवरी का, आप कह लें, वो कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो कि यूजुअली फाइब्रस टिश्यू होता है, जो उस एरिया में बन जाता है और इवेंचुअली वो बोन या बोन लाइक सब्सटेंस से रिप्लेस हो जाता है। और अगर इस तरह की कोई ट्रीटमेंट नहीं हो पा रही या किसी वजह से हैम्पर हो रही है या इन्फेक्शन है या कोई और प्रॉब्लम है, तो फिर वहाँ पे ग्रैन्युलोमेटस टिश्यू फॉर्म हो जाता है, जो दोनों पार्ट्स को कनेक्ट करता है।